Bright Star Career Classes introducing Commerce Students Hub with Saurabh Kumar. Our motives and objectives: learn accounting in easy way to provide better facilities of classroom. Today's topic is branches of accounting and difference between bookkeeping and accounting. Let's go continue. तो चलिए, here welcome once again in my channel Commerce Students Hub BSc Classes. आप सबको इस चैनल पे फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हम आपको अकाउंट्स आपकी यूजुअल लाइफ से जोड़ते हुए ही क्वेश्चंस करवा रहे हैं। जो हम थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं, इसकी यूटिलाइजेशन क्या है, इसका यूज कहाँ होना है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, ऑल द कंपनीज के बारे में भी हम बताना चाहते हैं इसमें कि किस तरीके से इसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 11th क्लास का 3 वीडियो अपलोड किया। दोनों वीडियो में हमने बताया कि सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है, फिर अकाउंटिंग के प्रोसेस क्या है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग का तीसरा पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो ब्रांचेज अकाउंटिंग में क्या हमें पढ़ना है, हमें यह जानना है कि अकाउंटिंग के ब्रांच कितने होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हमें शॉर्ट में जानना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, डिफिनेशन वगैरह जानना है बस। बाकी हम आगे जब आगे बढ़ेंगे क्लास से बीकॉम वगैरह हम करेंगे, बीए वगैरह करेंगे, बीकॉम करेंगे, एमकॉम करेंगे, तो हमें जाकर इनकी भी क्लासेस लेनी पड़ेगी। अभी फिलहाल आपको सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस लेनी है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़ना है क्लास 11th में। यहाँ हम आपसे यह बताना चाह रहे हैं कि ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, वह अकाउंटिंग का एक शाखा है, मतलब पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम अकाउंटिंग को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसके काम के कारण, वो किस चीज से डील करता है उसके बेसिस पर। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, interpreting and communicating the financial information to all the users of the accounts या फिर फर्म। ओके, और इस अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म पता चलता है हमें इससे। ठीक है, उसके बाद अ इन्वेस्टर और अ मैनेजमेंट गो टू हेल्प इन टेकिंग डिसीजन। ओके, तो ये हमें इसका फायदा होता है। अब हम जानते हैं कि क्या है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के 3 पार्ट। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम से ही है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब मॉनेटरी, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करना जो मॉनेटरी फॉर्म में है, और उसको रिकॉर्ड करके हमें यह पता लगाना कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस इससे पता चलता है हमें कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुए हैं, हम किन किन एक्टिविटीज से हमारी कंपनी में कैश आ रहा है और कंपनी से कैश जा रहा है, एसेट्स आ रहा है, एसेट्स जा रहा है। तो ये हमें पता चलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील ही करता है उन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ इन द सेंस ऑफ मनी। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से हमें पता चलता है क्या कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आप कहोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे पता चलता है? तो क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ट्रेडिंग, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट मेकिंग फर्म के बारे में। ठीक है, क्योंकि फर्म भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रॉफिट मेकिंग फर्म होते हैं और एक होता है एनपीओ, जिसका काम होता है, जिसका सिर्फ मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, उससे किसी भी तरीके से प्रॉफिट अर्न करने का कोई मोटिव नहीं होता है। तो एक एनपीओ होता है और एक प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से बना हुआ फर्म होता है। तो ये जो 2 फर्म है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और दोनों में अलग अलग नाम से अकाउंट तैयार किए जाते हैं। तो जब हम प्रॉफिट अर्निंग मोटिव का बात करते हैं तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट।
ठीक उसी तरीके से एनपीओ में भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, मतलब प्रॉफिट अर्निंग मेकिंग फर्म एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। ठीक है, तो इसमें हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें बताता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। ठीक है, और ये प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, कैरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता है, ड्यूरिंग द एंड ईयर आपने कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना आता है, ये बताता है ये कौन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक उसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट भी है। ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा जो डायरेक्ट एक्टिविटीज है, मतलब डायरेक्ट जो ऑपरेशन है उसमें हमारे को कितना खर्चा हो रहा है, उसमें कितना हमारे को प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो उसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही जिक्र होता है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग का फर्म है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग के फर्म में डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो सकता है, एक तो मशीनरी हो जाएगा परचेस करने का, मतलब परचेस करते हैं हम रॉ मटेरियल्स वगैरह, तो रॉ मटेरियल्स हमें जैसे मान लीजिए आपको बिस्किट बनाना है। ठीक है, अब बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, आटा, गेहूं चाहिए, गेहूं पिसवाओगे आप तो फिर आटा बनेगा, फिर उसके बाद उसका अलग अलग फॉर्म तैयार होगा उसका। ठीक है, और इस एक्टिविटीज में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उस वर्कर्स को आप वेज दोगे, सैलरी दोगे। ठीक है, और फिर जब इसको ट्रांसपोर्ट करोगे तो जब ट्रांसपोर्ट करोगे तो उसके अलग चार्जेस होंगे, मतलब कैरेज इनवार्ड, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस मतलब होता है कैरेज इनवार्ड और कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, तो कैरेज इनवार्ड जो आउटवर्ड जो होता है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, और ट्रेडिंग कैरेज इनवार्ड मतलब होता है कि धुलाई। ठीक है, सामान को उस पे चढ़ाना, किस पे, गाड़ी पे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी पे चढ़ाना। ठीक है, जो हम जाते हैं ना, जब भारी सामान होता है अगर हमसे नहीं उठता है तो वहां पर एक इंसान होता है दुकान में जो उसको ढोकर उस गाड़ी में रख देता है ना। जैसे रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला रिक्शा पर से उठाकर हमारे घर पहुंचा देता है, तो वो रिक्शा वाला उतने देर का भी पैसा लेता है। आपने देखा होगा जब भारी भारी सामान लेकर आते हो तो एक तो रिक्शा का अलग ही होता है उसका चार्ज, और वो ये भी कहता है कि अगर आप सामान उठा लोगे तो ठीक है, नहीं तो सामान उठाने का भी पैसा आपसे मैं लूंगा। ठीक है, चाहे उसका जो अपना रेट होता है, तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवार्ड और कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, तो ये भी खर्चे जो होते हैं वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद आप फ्रेट चार्ज होता है ढुलाई, जो टैक्स होता है फ्रेट टैक्स, वो आ गया। ठीक है, उसके बाद वेजेस होते हैं, इसमें जो लेबर काम कर रहे हैं डेली बेसिस पर, ये नहीं कि सैलरी बेसिस पर, एक होता है डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं वर्कर्स, और एक होता है एकदम महीने के लिए फिक्स वर्कर्स होते हैं। ठीक है, जो फिक्स वर्कर्स होते हैं उसको एम्प्लॉय कहते हैं और उनको मिलता है सैलरी, और जो डेली वर्कर्स होते हैं उनको लेबर कहते हैं, उनको मिलता है वेज। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस होने वाला मैन्युफैक्चरिंग, हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज, मतलब हमारा जो फर्म है, हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो किस चीज के लिए हुआ है। ठीक है, क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए हुआ है, उस चीज में खर्च होने वाला, डायरेक्ट खर्च होने वाला अमाउंट हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और जो इनडायरेक्ट वाला होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि हमारे को जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हो सकता है हमें लॉस मिले, या फिर कुछ भी हो सकता है, पूरे साल हमने नेट में बहुत सारे खर्चे किए होंगे। ठीक है, तो उन खर्चों का भी अगर हम बात करें तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे को निकलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और इससे पता चलता है कि पूरे साल हमने कितना खर्च किया और कितना कमाया। ठीक है, उसके बाद हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट में हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम जो बनाते हैं वो है, तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर लायबिलिटीज और एसेट्स कितना बचेगा, ये चीजें हम तैयार करते हैं बैलेंस शीट में। तो जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होंगे, ठीक है,
वो सारे जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, वो सभी जो है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़े जाते हैं, किए जाते हैं। अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इट डील्स विद द रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द मोटिव ऑफ या ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग, रिड्यूसिंग, कंट्रोलिंग कॉस्ट। मतलब कि आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज में या फिर किसी भी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, कितना खर्च हो रहा है, उस चीज को पता लगाता है। पहले तो एसर्टेन करता है, पता लगाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ प्रोडक्शन करने जा रहे हैं अपने फर्म में कुछ प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। प्रोडक्शन इन द सेंस कि आप कोई बिस्किट बनाना तैयार करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बिस्किट बनाने के संदर्भ में आपको काफ़ी सारे चीज़ें जो है सो आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर वो बन पाएगा। सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, प्लेस होना चाहिए, वेजेस होनी चाहिए, मतलब लेबर होने चाहिए, एक इंसान होना चाहिए, सुपरवाइजर जैसे कह सकते हैं, मैनेजर जैसे कह सकते हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो उन सभी का अपना अपना एक कॉस्ट होता है। उस कॉस्ट को हम डिटरमाइन करते हैं, पहले पहचानते हैं, सर्टेन मतलब पता लगाते हैं कितना कॉस्ट होगा। उसके बाद हम पता लगाते हैं कि हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उसका कितना कम से कम खर्च हो, कितना कम से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो। ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं, किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग में। और फिर यह भी देखते हैं कि कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। तो मेन चीज़ जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में वो ये कि हम असर्टेन पहले पता लगाएं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार हम पता लगाते हैं कि उसमें कितना कॉस्ट लगने वाला है। और जब पता लग जाता है कि कॉस्ट कितना लगने वाला है, तो हम उसको कोशिश करते हैं रिड्यूस करने का और कंट्रोल करने का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं? हम कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हैं हम? इसमें हम मैनेज करना सीखते हैं कि ये तो हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, कि सिर्फ कॉस्ट के बारे में ध्यान देता है। ये हो गया फाइनेंशियल, और वो है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसा, जैसे फंड्स के बारे में हो गया, कॉस्ट के बारे में हो गया, प्रॉफिट के बारे में हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होता है हमारे पास, और उसके आधार पर हम मैनेज करते हैं और हम डिसीजन लेने के लायक बन जाते हैं। मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले दे रखे हैं इन दोनों ने, कॉस्ट ने या फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने, उसके बेसिस पर हम मैनेजमेंट का वो भाग उठाते हैं, ठीक है। तो हम मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन, किस तरीके से, जैसे मैनेजमेंट जो होता है ना, तो बढ़ जाता है कैसे, सेलिंग मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, ये सब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो सभी जो हैं एक मैनेजमेंट के रूप में आ जाता है, और फिर ये डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है। तो ये जो आप देख रहे हो लिखा हुआ, इट रिलेट्स टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा मैनेजमेंट, इट इनेबल्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो ये है इन तीनों का डिफरेंस और ये है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। आपको एक बात बता दूं कि इसमें एक और ऐड किया गया है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? देखो, रिसोर्स क्या होता है? सबसे पहली बात हमें रिसोर्स जाननी है। रिसोर्स होता है वह संसाधन, ठीक है, जिसका हम यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने यूज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहने का मतलब कि जब हम फॉर्म एस्टेब्लिश किए हैं तो हमारे पास संसाधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज किस मतलब कैसा चाहिए होता है? पैसा चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल्स चाहिए, लेबर चाहिए, वर्क और प्लेस चाहिए, ठीक है, और एक मैनेजमेंट मतलब ऑनर कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, जो भी आप कहें, सुपरवाइजर कह सकते हैं उसको। तो वो चाहिए ताकि वो कंट्रोल कर सके जो बाकी लेबर्स होंगे उनको, ठीक है। तो अब ये सब हमने देख लिया, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैसे से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल कर रहा है ऑपरेशन को, रॉ मटेरियल्स खरीद के, ठीक है। लेकिन जब हम आते हैं बात करने हम कि उसका प्रोडक्शन कौन करेगा, ठीक है, कैसे होगा ये तो पता चलेगा, पर कौन करेगा? तो वो वर्कर्स करेंगे। वर्कर्स कौन है? ह्यूमन है। और ह्यूमन क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स।
तो ह्यूमन जो है, अपना इंसान जो है, वो अपने स्किल्स का यूटिलाइज करके इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन को भी रिसोर्स कहा गया है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या देखा जाता है, मैनेजमेंट कह लो या फिर अकाउंटिंग कह लो, उसमें क्या देखा जाता है कि हमारे को इस कंपनी में कितने लोगों की आवश्यकता है, कितना प्रोडक्शन होगा, एक आदमी कितना प्रोडक्शन कर सकता है, ये चीज़ें हम जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। समझ में आया? तो ये है आपके जो आपको ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ने हैं, वो आज आपको सिर्फ यही पढ़ना है क्लास 11th में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। जब आप बीकॉम करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप पहले ब्रांचेस की तरफ बढ़ रहे हो, और मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कंसेप्ट क्लियर हो, और मैं आशा भी करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर नहीं होते हैं तो प्लीज़ आप जो है सो हमें मेल कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक के बारे में बात करें। अगला टॉपिक हमारे पास है कि अकाउंटिंग में 3 चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या होता है बुक कीपिंग, क्या होता है अकाउंटिंग, और क्या होता है अकाउंटेंसी। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। ओके नाइस, टेक केयर, लव योर लाइफ, स्टे एट होम, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज।